जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का हम लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज के लेक्चर में स्वागत है। इस लेक्चर में जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक प्री हिस्ट्री को समवॉट कंप्लीट कर ही लिया है, आज हम लोग फाइनल पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से नियोलिथिक एज और चालकोलिथिक एज की कहानी चलती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी या फिर कहा जाए तो हड़प्पा घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिस भी आप नाम से जाने, उसको शुरू करेंगे और उसको भी कवर करेंगे। और फिर हम लोग अपना मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से शुरू करेंगे जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा। मानता हूँ कि ये वाले प्री हिस्ट्री के टॉपिक्स समवॉट बोरिंग है, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पहली तो बात आ जाती है कि नियोलिथिक एज। हम लोगों ने कई बार देखा है कि 10,000 बीसी तक हम लोग का कवर हो गया था, मेसोलिथिक एज तक। अब उसके बाद की कहानी हम लोग शुरू करेंगे। अगर हम लोग इसके टाइमलाइन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 8,000 से 6,000 बीसीई की तरफ, यहाँ पे भी बीसीई लिख दीजिए, ये बीसीई बीसीई के पार्ट में अभी नॉर्थ इंडिया या फिर कहा जाए तो फिर मेन लैंड इंडिया का भी जो एकदम नॉर्दर्न वाला हिस्सा है, या फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पाकिस्तान का वेस्टर्न वाला पोर्शन, ईस्टर्न वाला पोर्शन, उस वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा 8,000 से 6,000 बीसीई तक नॉर्थ इंडिया में। पर बाय द टाइम ऑफ 1000 बीसीई आपको सदर्न और ईस्टर्न इंडिया में भी ये देखने को मिलेगा। यानी कहा जाए तो नॉर्दर्न इंडिया में पहले आया था नियोलिथिक एज, और सदर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में आपको या तो बाद में दिखेगा। उसके बाद की अगर हम लोग कहानी देखें कि नियोलिथिक शब्द का मतलब क्या हो, नियो मतलब एक नई या फिर एक नया टाइम या फिर एक नई एज। क्या ही ज्यादा हो सकता है। मेसोलिथिक एज में छोटे टूल्स आने लगे, छोटी मोटी और चीजें हो गई, इसमें क्या फर्क पड़ता है? देखिए फर्क पड़ता है कैसे। यहाँ पे कल्टीवेशन की शुरुआत होगी, फार्मिंग शुरू हो जाएगा। जो मानव जाति है उसका आप देखेंगे मोर ऑफ सेटल लाइफ, या आपका सेटल लाइफ शुरू हो जाएगा। आपके विलेजेस बनने शुरू होंगे, आपके विलेज चीफमेंट्स आएंगे। तो फिर आप देखिए कि ये वाला पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी में आप देखेंगे सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होगी पॉटरी भी। पॉटरी का भी इन्वेंशन इसी टाइम फ्रेम में आप होता हुआ देखेंगे। उसके बाद टूल्स होंगे, वही स्टोन वाले टूल्स, बट जो पहले क्वार्ट्जाइट यूज हो रहा था इस बार से क्वार्ट्जाइट तो यूज होगा ही, उसके साथ और भी कई टाइप के टूल्स आने लगेंगे, जिनमें से सबसे बड़ी बात पॉलिश भी आने लगेगा। अब शायद आप समझ गए होंगे कि नियोलिथिक एज को कई बार नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी क्यों कहते हैं, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। और हाँ, आप एक और चीज देखेंगे तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर भी हो जाता है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि पहले तो हंटिंग और गैदरिंग होती थी, मारना है, काटना है, खाना है, और फल फल खा लेने हैं, पेड़ पे जो लगे उसको काट के, यही सब तो काम होते थे। खाना बनाना है, खाना तैयार करना है, सुरक्षा करनी, यही सब काम छोटे मोटे जो बेसिक काम होते हैं। लेकिन अब आप जैसे जैसे देखेंगे कि अब धीमे धीमे कल्टीवेशन शुरू हो गया, यानी लोगों को फूड के लिए उतना ज्यादा एनिमल्स पे रिलाई करने की जरूरत नहीं होगी। और इसी तरीके से आप देखेंगे जब चारकोलिथिक एज आएगी तो उसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कई जगहों पे जानवरों को पाला तो जाता था, लेकिन किस पर्पस के लिए पाला जाता था? मार के खाने के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, दूध के लिए नहीं, मार के खाने के लिए। तो यही आप एक चीज देखेंगे कि कई जगह जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो उसमें भी और कॉम्प्लेक्सिटीज आती जाएंगी और वो और एडवांस लेवल पे जाता जाएगा। तो फूड में भी अब कल्टीवेशन ऐड हो जाएगा। अब पोल्ट्री आ जाएगा तो फिर जो स्टोर करने की जगह वो बहुत ईजी हो जाएगा, स्टोर भी करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्टोर करना और खाना, आपने अगर कुछ प्रोड्यूस किया है कल्टीवेशन से, आपने जो खेत लगाए हैं उससे अगर आपका कोई सरप्लस आया, प्रोड्यूस आया है, उसको आप कहाँ पे रखोगे? चूहे आ जाएंगे, कीड़े आएंगे, बर्बाद कर देंगे। इससे अच्छा है कि जो मिट्टी के पॉट्स है उसमें रखो, सिक्योर जगह में। कुछ इसी तरीके से आप देखें कि इसका भी पॉटरी से कनेक्शन है। टूल्स पॉलिश्ड, इसमें थोड़ा एडवांस टूल्स हो जाएंगे और ज्यादा एफिशिएंट टूल्स हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बड़ा बताया था कि बड़ा पत्थर है, अब बड़े पत्थर को तोड़ तोड़ के कर रहे हो तो एफिशिएंट नहीं, एनर्जी ज्यादा लग रही है। छोटे पत्थर है, काम उससे भी अच्छा हो रहा है, काम उससे भी ज्यादा अच्छे से मेड कट जा रहा है, बट
उसका जो वेट है वो कम है, या फिर कहा जाए तो एनर्जी आपको कम लगानी पड़ी, एफिशिएंसी आप देखेंगे तो वर्क एफिशिएंसी इसमें बढ़ जाएगी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। और यही आपको हिस्ट्री में अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में हमेशा देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले देखिए, 18-19 सेंचुरी से पहले देखिए, और आज के समय देखिए उसके बाद वाला टाइम, इवन आज का भी 1950s देख लीजिए, बहुत मेजर डिफरेंस है। सेम वे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगे, और उस तरीके से आपकी जो डेली लाइफ है वो और ज्यादा एडवांस होती जाएगी और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, और एफिशिएंसी समवॉट बढ़ती जाएगी, और कहा जाए तो लोग भी लेजी होते जाएंगे। खैर वो तो अलग बात है, उसमें तो थोड़ा सा सोशोलॉजी वाला फैक्टर भी आ जाता है, आपका काम करने का भी फैक्टर आ जाता है। खैर अभी हम लोग टॉपिक पे रहते हैं। तो मैं जैसा कि बताया था, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ रही है। अब बंदा जो है वो रहना शुरू कर दिया, एक जगह पे सेटल हो गया है, सेटल हो गया तो उसको खाना कहाँ से आएगा, वो चलता रहता था तो फिर तो उसको खाना मिलता रहता था। इसके लिए उसने क्या किया, कल्टीवेशन शुरू कर दिया। तो ये यहाँ से कनेक्ट हो गया, विलेजेस वाला पार्ट इससे कनेक्ट हो गया, ये निकला। इसको स्टोर कहाँ करोगे, पॉटरी में स्टोर रहेगा, ज्यादा सिक्योर रहेगा। उसके बाद पॉलिश टूल्स हो गए, और ज्यादा एफिशिएंट हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर भी हो जाएगा, जैसा कि विलेजेस बन रहे तो सोसाइटीज का क्रिएशन हो रहा है, और सोसाइटीज में आपको डिवीजन ऑफ लेबर के करने की जरूरत पड़ती है, बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन एज, जो भी आप कहें। तो इस टाइम पीरियड से ये भी शुरू हो जाएगा। ओके, अब हम लोगों ने समझ लिया कि नियोलिथिक एज का मैटर क्या है, कहना क्या चाहते हैं फीचर्स के। अब आ जाते हैं हम लोग साइट्स की ओर। साइट्स यहाँ देखेंगे, बुरज़ाहोम तो एक बहुत मेजर नाम है, कॉमन नेम है। फिर आपका गुफ्ट्राल भी आ जाएगा, ये सब JNK में। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इन जगहों पे आपको डॉग्स के जो बरियल साइट्स हैं, या फिर कहा जाए तो मोर ऑफ बरियल साइट्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। टूल्स तो मिलेंगे, बट साथ में मेन फोकस जो रहेगा ग्रेवयार्ड्स और बरियल साइट्स में देखने को मिलेगा। तो अब क्योंकि हाँ, एक और चीज लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे बताने ही भूल गया, जानवरों से याद आया। यहाँ पे आप देखेंगे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था कि मीट के लिए ज्यादा फोकस रहता है और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा कम रहता है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के भी आपको प्रूफ्स मिलेंगे, आई होप मैंने कहीं ना कहीं लिखा होगा। हाँ, तो कर्नाटका में जो साइट्स मिले हैं उसमें हम लोग को कैटल हर्डिंग के, गौ पालन के भी प्रूफ्स मिले हैं। इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि क्योंकि नॉर्थ इंडिया में भी कुत्तों को पाला जा रहा है, साउथ इंडिया में कैटल को, गायों को पाला जा रहा है। इस तरीके एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि चाहे एरिया जो भी रहा हो, उस समय जो सोसाइटी है उसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गया था। सेम वे आप देखेंगे कि मस्की हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया आपका, फिर पिकली हाल हो गया, ये सब कर्नाटक में देखने को मिलेगा, और टेलाकोटा ये आपको केएन में देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको पय्यमपल्ली, इन सब के अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग स्पेशलिटीज हैं, तो मैं उसकी ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। आपको खुद भी कुछ काम करना चाहिए, यही मेरा मोटिव है कि मैं हर साइड पे अपना नहीं लिखवाया है कि किसी क्या स्पेशलिटी है, क्योंकि आपको खुद करेंगे तो आपको खुद एक थोड़ा सा पता भी चलेगा कि किस तरीके से हम लोग को वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना है, और किस तरीके से हम लोग को हिस्ट्री पे ध्यान देना, किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ना है। सेम वे आप देखेंगे कि उतनूर आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, कालडेवा आपको देखने को मिलेगा, सरायखोला है, और कोदीजी, ये सब आपको देखने को मिलेंगे पाकिस्तान वाली साइड में, या फिर कहा जाए तो उस टाइम तो इंडिया ही था, तो फिर वेस्टर्न इंडिया में, तो पाकिस्तान में। और फिर आप देखेंगे कि आपका मेहरगढ़, मेहरगढ़ हो गया, मीरी हो गया, ये सब पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। फिर आ जाते हैं आपके गारो हिल्स वाला एरिया, मेघालय वाला एरिया, उसमें भी आपको साइट्स देखने को मिलेंगी। ये चिरन जगह है, ये आप देख लीजिएगा, ये तो है मेघालय में, खैर बताने की जरूरत नहीं, ये आइडिया तो सबको होता है कि गारो हिल्स का है। फिर आ जाता है चिरांग, ये आ जाता है आपका बिहार में, और उसके बाद है आपका बेलान वैली, नर्मदा वैली। और बेलान वैली में भी आपको एक चीज नहीं दिखेगी, आपको मल्टीपल साइट्स देखने को मिलेगी। बेलन वैली बेसिकली एक बहुत बड़ा सा वैली वाला रीजन है, उसमें कई सारी छोटी छोटी साइट्स हैं, तो बहुत खाली तो किसको हम लोग कहते हैं, जैसे हॉट स्पॉट होते हैं, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में, तो वैसे ये हिस्टोरिकल या फिर कहा जाए तो फिर साइट्स का हॉटस्पॉट है। तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि नियोलिथिक जो आपकी एज आएगी उसको नियोलिथिक रिवोल्यूशन भी क्यों कहते हैं। कैटल आपके जो कहा तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गया है, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, मोर ऑफ सेटल लाइफ, सेटल होना शुरू हो गए हैं लोग, यानी सोसाइटीज का क्रिएशन होने लगा है, टूल्स ज्यादा एफिशिएंट हो गए, क्वार्टसाइट के अलावा भी कई टाइप के टूल्स आ रहे हैं, पॉलिश्ड हो गए हैं।
उसके अलावा पॉटरी का भी इन्वेंशन हो रहा है साथ में, क्योंकि सेटल हो रहे हैं तो वैसे ही फार्मिंग और कल्टीवेशन भी शुरू हो रहा है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहेंगी, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या रखनी है, विलेजेस का क्रिएशन, डिवीजन ऑफ लेबर, डोमेस्टिकेशन, पॉटरी, कल्टीवेशन और समवॉट कहा जाए तो सारे के सारे फीचर्स को याद रख लीजिए। आपका इसमें आ जाएगा पॉलिश टूल्स का भी क्वार्टजाइट के अलावा। तो आज हम लोगों ने न्यूलिथिक कवर कर लिया है। हम लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा लेक्चर में, उसमें हम लोग अपना चालकोलिथिक एज कवर करेंगे और हम लोग कंक्लूड करेंगे अपना लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखेंगे। पर अभी के लिए चालकोलिथिक एज। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने चालकोलिथिक एज वाले पार्ट में, और पढ़ने से पहले हम लोगों को इसके वर्ड को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग लिथिक को इसमें साइड लाइन कर दें और केवल चालकों को पढ़ें तो हम लोग को ये चीज तो समझ में आ जाएगी कि चालकों से सी आ रहा है यानी कॉपर। तो कॉपर और ब्रॉन्ज ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कॉपर कॉमनली इंडिया में था नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और जो ब्रॉन्ज वाला है वो आपको बेसिकली हड़प्पा में और बाकी सारे पार्ट्स में लास्ट वाले पोर्शन में यानी अराउंड 500 बीसी, सर का 500 बीसी वाले एज में देखने को मिलेगा। टाइमलाइन आप ध्यान रखिएगा 3000 बीसी से लेके आपका 500 बीसी तक रहेगा, यानी समवॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले और आगे वाला पोर्शन। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो हड़प्पन वाला एज, हड़प्पन एज में कॉपर तो यूज हो ही रहा था, लेकिन आगे चल के ब्रॉन्ज का भी यूज होने लगा था मोर वाइडली। इस वजह से आप देखेंगे कि कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों के यूज को चालकोलिथिक एज में साथ में ही रखा जाता है। ओके, अब क्योंकि कॉपर और ब्रॉन्ज अगर बना भी रहे हैं तो आपको हो सकता है कि क्या सकता है, जरूरत पड़ेगी कि उसको बनाने वाले, उसको मेल्ट करने वाले, उसको मेल्ट करके बनाने वाले, औजार बनाने वाले लोगों की जरूरत पड़े या फिर कॉपर स्मिथ्स की जरूरत पड़े। तो इस वजह से आप देखेंगे कि कॉपर स्मिथ की भी जरूरत पड़ जाएगी। इस वजह से एक नया टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर एक नया टाइप ऑफ प्रोफेशन शुरू होगा इस वाली एज में। सेम वे हम लोगों ने डोमेस्टिकेशन का नियोलिथिक एज में पढ़ा था, शुरू हुआ था। इसमें हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि काउस का, शीप्स का, गोट्स का, पिग्स का और बफेलोस का यूज होता है डोमेस्टिकेशन में, बट डेयरी पर्पसेस के लिए नहीं, हंटिंग पर्पसेस के लिए या फिर फूड के लिए। ठीक है, तो फूड के लिए इन सारे एनिमल्स का यूज होगा और डियर का केवल हंटिंग में यूज होगा। इनको पाला ऑब्वियस रीजन है, नहीं जाएगा। आप देखेंगे कि ये जो 5 एनिमल्स देख रहे हैं मेजरली इन सब का फूड में यूज होगा और डेयरी में यूज नहीं होगा। जो गोंड कल्चर है आपका छत्तीसगढ़ में, बस्तर वाला जो रीजन आएगा, सदर्न छत्तीसगढ़ मैप में आप देखेंगे तो गोंड जो लोग हैं, गोंड पीपल जो ट्राइब के लोग हैं, वो लोग इसको अभी भी फॉलो करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। आगे आप देखेंगे कि इसमें एग्रीकल्चर तो कल्टीवेशन तो न्यूलिथिक एज से शुरू हो गया, लेकिन इसमें एक मोस्ट मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। तो फिर मेन स्ट्रीम में आप देखेंगे कि वीट का, राइस का, बाजरे का और पल्सेस का यूज होता है कल्टीवेशन के लिए। और आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आ जाएगा, जिसमें झूम एग्रीकल्चर जिसको नाम से जाना जाता है। अगर आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल अगर बनाऊं, तो अगर यहाँ पे ये लोग ऑलरेडी अपना एग्रीकल्चर कर रहे थे और यहाँ पे अब जो भूमि है वो अनफर्टाइल हो गई या फिर इनफर्टाइल हो गई, और अब इन लोगों को एक नई जगह मूव ऑन करना है, एक नई जगह जाना है जो ज्यादा फर्टाइल लैंड होगा, जहाँ पे पेड़ लगे, तो ये लोग पेड़ों को काटेंगे, जो पुरानी जगह थी उसको जला देंगे, ताकि जब इस पे खेती करने के बाद जब ये इनफर्टाइल हो जाए तो ये वापस मूव करके जब ये फर्टाइल हो जाएगा वापस, तब ये लोग वापस आ जाएंगे। ये होता है झूम एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं बाहर की दुनिया में। पॉटरी का यूज, तो पॉटरी का इन्वेंशन तो नियोलिथिक एज से ही हो गया था। आप देखेंगे कि ब्लैक एंड रेड पॉटरी जो है, नॉट पोएट्री सॉरी, ब्लैक एंड रेड पॉटरी का मोस्ट कॉमनली यूज देखने को मिलेगा। साथ ही में जो फीमेल पॉटर्स होंगे, वो लोग जो पहिया होता है जिसको घुमाते हैं पॉटरी करते समय, उसका यूज देखने को नहीं मिलेगा। जो फीमेल पॉटर्स हैं वो लोग व्हील का यूज नहीं करेंगे, बल्कि जो मेल पॉटर्स हैं वो इसको यूज करते हुए देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं तो आपको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो होगा वो ज्यादा दिखेगा। इन्फेंट मोर्टालिटी क्या होता है? इन्फेंट मतलब गोद वाला बच्चा, और मोर्टालिटी मतलब डेथ, और रेट मतलब तो समझ ही रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इसमें हाई देखने को मिलेगा। कैसे? आप देखें कि महाराष्ट्र में आपको थोड़ा सा एक जगह है सेंट्रल महाराष्ट्र में, वहां पे आपको बहुत बड़ा बरियल ग्राउंड देखने को मिलेगा फॉर चिल्ड्रन, और या फिर कहा जाए तो इन्फेंट्स के लिए।
इस वजह से हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस ये है कि महाराष्ट्र व फिर कहा जाए तो मोर ऑफ पूरे इंडिया में जो चालकोलिथिक एज थी उसमें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज्यादा देखने को मिलेगा फॉर वॉट एवर रीजन दे डाइड। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा, क्योंकि पूरे इंडिया में फैला था, साउथ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, इस वजह से आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, जो रिचुअल्स से, बरियल रिचुअल्स से, वो भी आपको देखने को डिफरेंट मिलेंगे। जैसे महाराष्ट्र में नॉर्थ साउथ में आप देखेंगे बॉडीज को डाला जा रहा है, वैसे ही जो सदर्न इंडिया आएगा वहां पे आपको ईस्ट वेस्ट में देखने को मिलेगा, और ईस्टर्न इंडिया में आपको फ्रैक्शनल बरियर भी देखने को मिलेगी। ऐसी प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगी। एक और चीज नोट करने लायक है, चालकोलिथिक एज में इस टाइम पर भी राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ है। हालांकि हड़प्पन एज में हो चुका था, पिक्टोग्राफिक जो लिखने का तरीका है वो हो चुका था, और उस समय में भी आप देखेंगे कि हालांकि जो आपका राइटिंग है कुछ जगहों पे हो चुका था, बट कुछ जगहों पे नहीं भी हुआ था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप देखेंगे कि राइटिंग का इसमें यूज हो नहीं रहा है। जो बर्न्ट ब्रिक्स हैं, जो आपके भट्टी से निकले हुए ईंटें होते हैं, उनका भी यूज आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। मड के जो कच्चे ब्रिक्स होते हैं, जो कच्चे ईंटें होते हैं, उनका यूज देखने को मिलेगा। साथ में जो घर देखेंगे वो थैच्ड रूफ के होंगे, उनका जो छत होगा वो ब्रिक से नहीं बना होगा, वो एक कहा जाए तो फिर एक मेटल का या फिर कहा जाए तो सीमेंट का रूफ नहीं होगा, बल्कि आपका जो हस्क होता है उसका रूफ देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से जल्दी आग भी लग जाती थी, आप जो भी रीजन बोले। तो थैच रूफ देखने को मिलेंगे घरों में, और साथ में मड के ब्रिक्स दिखेंगे, कच्चे ब्रिक्स। साथ में ये लोग डेकोर और ऑर्नामेंट्स जो आपके इंडस सिविलाइजेशन में भी आप देखें, जो हार हैं जो हाथ पे बांधते हैं, यहाँ पे बांधते हैं, सर पे बांधते हैं, वेस्ट पे बांधते हैं, ये सारी चीजें भी आपको इंडस सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलेंगी, वहां पे भी ऑर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे भी मल्टीपल कल्चर्स में ये चीज देखने को मिलेगी। साथ में आप ये भी देखेंगे कि स्मॉल क्ले इमेजेस, छोटी छोटी मूर्तियां हैं मदर गॉडेस की, प्रभु की, जो कि हम लोगों को इंडस सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलेगी। जिससे हम लोग एक चीज तो कह सकते हैं, हो सकता है कि गॉड नाम की चीज उस समय रही हो, या फिर उस समय लोग किसी गॉड में मानते हो। सेम वे आप देखेंगे कि सोसाइटल इनइक्वालिटी जो है वो भी हम लोगों को देखने को मिलेगी। कैसे? जो चीफ्स होंगे, जो वहाँ के बड़े लोग होंगे स्पेसिफिक गांव के, वो लोग रेक्टेंगुलर घरों में रहते थे, और जो वहाँ के कॉमन लोग होंगे, मैंगो पीपल, आम जनता, वो सब आपको सर्कुलर घरों में देखने को मिलेगी। अब हम लोगों का ये तो हो गया जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे मूव करते हैं साइट्स पे या कई सारे कल्चर्स पे, कल्चर जैसे कोई स्पेसिफिक एरिया है, उसके कोई अलग मान्यताएं हैं, रिचुअल्स है, अपने कुछ अलग ही कल्चर है, सोच है। इस वजह से हम लोग एक जगह को, क्योंकि उस समय राजा वगैरह का तो हम लोग कोई आइडिया नहीं है, एम्पायर का या फिर डायनेस्टी का तो कोई आइडिया नहीं है, इस वजह से हम उन जगहों को कल्चर्स कह देते हैं। जैसा कि आप इंडस सिविलाइजेशन के नॉर्दर्न वाले रीजन में, सेंट्रल एशिया वाले रीजन में भी आपको कई सारे कल्चर्स उस समय देखने को मिलेंगे। उस समय राजा वगैरह नहीं थे, हम लोग को अगर होते भी होंगे हम लोग को उसका आइडिया नहीं, इस वजह से हम लोग मोर ऑफ उसको एज अ कल्चर रेफर कर देते हैं। तो आप देखते हैं कुछ कल्चरल साइट्स में, जैसे आहार और गिलोड, ये आपको बनास वाली राजस्थान में देखने को मिलेगी। वैसे ही आपका सोनगांव, इमामगांव, नेवास, जोरवे और दाइमाबाद, जोरवे जो था वो बेसिकली कल्चर था, और उसकी जो बेसिकली लार्जेस्ट साइट है वो आपकी दाइमाबाद है महाराष्ट्र में। तो ये चीज आपको याद रखिए कि जोरवे कल्चर जो था चालकोलिथिक एज में, वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। उसी की तरह मध्य प्रदेश में आपको गायत, मालवा और ईरान, ये तीन साइट्स बेसिकली देखने को मिलेंगी, जो कि कहा जाए तो सेंट्रल वेस्टर्न वाला जो होगा, जो कहा जाए तो फिर मध्य पश्चिमी वाला एरिया मध्य प्रदेश का, आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही में आप देखेंगे कि चिरांद हो गया, वैसे ही सोनवर हो गया और सोनपुर हो गया, ये वाले रीजन में आपको बिहार में देखने को मिलेगा। वैसे ही महिषदाल आपको वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेगा। तो मैं बाकी सारी साइट्स की एक एक स्पेसिफिक साइट की क्या क्या स्पेशलिटीज है वो सब नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, अगर मैं आपको ये बताना शुरू कर दिया तो आपके लिए काफी ज्यादा काम इजी हो जाएगा, और तो फिर आप करोगे क्या? आप तो बैठे रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे, जो भी मैं स्पेशल स्पेशल बता दूंगा, नोट करने लायक बता दूंगा, आप बस उसको लिखते रहोगे, फिर क्या करोगे? खुद भी थोड़ा सा एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आपको सर्च करना, रिसर्च करना और जानना और एक्सप्लोर करने की आदत होनी चाहिए और आना चाहिए। और कुछ इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ एक बार उसको इंटरनेट पे सर्च करिए,
जो विकिपीडिया पेजेस हैं उनको देखिए, बुक्स हैं उनको देखिए और किताबों को गो थ्रू करिए, तभी आपको हिस्ट्री एक अच्छे पर्सपेक्टिव में समझ में आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना हिस्ट्री से शुरू करेंगे। प्रोटो हिस्ट्री तो खैर उसमें भी आ जाएगा, प्री हिस्ट्री हम लोग का यहाँ से खत्म हो गया है। अब हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में जाएंगे या फिर कहा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें भी मूव करेंगे। और उसके बाद हम लोग का मेन स्ट्रीम हिस्ट्री, जिसमें आपको बोरिंग नहीं लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी तक तो मुझे भी मालूम है थोड़ा सा बोरिंग पोर्शन चलता है, लेकिन इसके बाद वाले जो लेक्चर्स आने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, मजेदार होंगे। तो जुड़े रहिए हम लोगों के चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।